हेलो, वेलकम टू द ब्लू प्लैनेट। आज हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था, उसी को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसको पढ़ने से पहले हम आएंगे कि इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई क्यों थी। तो 1974 में साइंटिस्ट थे शेरवुड रोलैंड एंड मैरियो मोलिना। इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एमिट होती है फ्रॉम एरोसोल प्रोपेलेंट या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस से, एयर कंडीशनर से, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, ये डिप्लीट कर रही है ओजोन को, जो कि प्रेजेंट पार्ट है, हिस्सा है, प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इनकी इसी डिस्कवरी के कारण 1995 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन क्या हुआ था कि रोलैंड एंड मोलिना को की रिसर्च और भी वैलिडेटेड हो गई जब 1995 में जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे फॉरमन, गार्डिनर एंड शेंकलिन, इन्होंने 1985 में ये डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? ओजोन होल। तो ओजोन होल क्या होता है कि ये नहीं है कि कोई होल बन जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या है कि O3 मालिक्यूल की, जिनको बोलते हैं ओजोन मालिक्यूल, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंडीशन को बोलते हैं ओजोन होल। अगर हम ऐसे पढ़ें कि एक ये लेयर है, तो इसमें बहुत सारी कंसंट्रेशन है। ये किसकी कंसंट्रेशन है? O3 मालिक्यूल की। ये ए वाला पार्ट है, ये बी रीजन है, और जो यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं कंसंट्रेशन और यहाँ पर कुछ हैं। तो ये जब O3 की मालिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर कम है और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है ए वाले पोर्शन में। तो जब सन से रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो शॉर्ट वेवलेंथ हैं, इंफ्रारेड भी आती है, विजिबल भी आती है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो डेंजरस होती हैं। वो क्या काज करती हैं, हमारे जो है प्रॉब्लम के काज कर सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, और प्लांट्स में भी बहुत सारे डिसऑर्डर कर सकती हैं। तो अगर इनकी कंसंट्रेशन ओजोन की कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे आएंगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और बहुत सारी बीमारियाँ काज कर सकती हैं, डिसऑर्डर काज कर सकती हैं। तो ये चीज़ इन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर देखी कि कंसंट्रेशन जो थी ओजोन की कम हो रही थी, कम थी काफ़ी। इसी कंडीशन को इन्होंने नाम दिया ओजोन होल। तो क्या है कि अगर हम जब पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैसेस वाला हिस्सा होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, और एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पास वाली जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फीयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ये क्या है, ऐसी लेयर होती है जहाँ ओजोन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। O3 मालिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ये 25 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर में जो है रेंज में O3 मालिक्यूल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जब 3 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं तो एक O3 मालिक्यूल बनता है। इनकी कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है और ये स्ट्रेटोस्फीयर का हिस्सा होता है। इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और ये अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो डेंजरस रेडिएशन है उसको रोकती है अर्थ सरफेस पे आने से। तो इसकी जब कंसंट्रेशन कम हो रही थी और 1985 में जब डिस्कवरी हुई क्या ओजोन होल की अंटार्कटिका के ऊपर, तो उससे फिर क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर देश थे और बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया। तो 1985 में वीना कन्वेंशन हुई। ये और वीना कन्वेंशन क्या, वीना एक जगह है, शहर है ऑस्ट्रिया में। तो वहाँ पर एक कन्वेंशन हुई थी। वो किस लिए हुई थी? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर एक कन्वेंशन हुई। तो हुआ क्या कि वीना कन्वेंशन जो है 1985 में हुई और इसको अडॉप्ट इन्फोर्स्ड किया गया कब? 1984 में। ये 1988 में ये इन्फोर्स्ड हुई। 1985 में ये कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन हुई थी, 1988 में ये इन्फोर्स्ड हुई। और फिर वीना कन्वेंशन का ही हिस्सा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वीना कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई और ये कब हुई? 1987 में। और इसमें क्वेश्चन आता है कि वीना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है। तो वीना कन्वेंशन में क्या क्यों हुई थी कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए वीना कन्वेंशन हुई थी। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुई? जो सब्सटेंस डिप्लीट कर रहे थे ओजोन लेयर को, उनके लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई। उनके लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए
और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो वगैरह जो है उनको ख़त्म करने के लिए ये प्रोटोकॉल अब चल रही है, हुई थी तब। तो मॉन्ट्रियल है क्या चीज़ है, ये कनाडा में मैंने बताया, जैसे एक शहर है उसका नाम है, वहाँ पर ये हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन कब की गई थी, 16 सितंबर 1987 में। 1987 में 16 सितंबर में ये साइन की गई। और क्या है, इसी वजह से 16 सितंबर को क्या किया जाता है, इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, ओजोन इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। क्योंकि 1994 में क्या हुआ था, 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया था, ये डिसाइड किया गया था कि 16 सितंबर को हर साल हम इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये एनिवर्सरी डे होता है। इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी 1987 में, तो इसलिए वहाँ डिसाइड हुआ कि हर साल 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाया करेंगे। तो उसी वजह से जो फर्स्ट इंटरनेशनल ओजोन डे है वो सेलिब्रेट किया गया था 16 सितंबर 1995 में। फिर 1994 में डिसाइड हुआ, 1995 जो ईयर था उस पर पहला ओजोन डे सेलिब्रेट हुआ, इंटरनेशनल ओजोन डे। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी, लेकिन इन्फोर्स कब हुई है, 1989 में हुई, कम इनटू फोर्स हुई है। तो ये एक्चुअली में ये क्या एग्रीमेंट था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका प्रोडक्शन को, कंजप्शन को कम करना है। शुरू में 25 कंट्रीज़ ने क्या किया था, इसको साइन किया था। अगर करंटली देखें तो 197 कंट्री जो हैं पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, हिस्सा हैं इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी हैं। और इसमें क्या किया गया है कि लगभग 100 जो है ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को जो है बनाया गया है, मतलब टारगेट किया गया है कि उनको ख़त्म किया गया है, उनको प्रोडक्शन उनका। और लगभग 99% जो है ये काम उनको जो है फेस आउट भी कर दिया गया है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी माना जाता है। आज हिस्ट्री में अगर देखें तो बाकी भी हुई हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हुई है, आर्स समिट हुई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे सक्सेसफुल है इन सब में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, कमिट करती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोटेक्शन को क्या करना था। शुरू में जब हुई थी तो इन्होंने ये डिसाइड किया गया था कि बाय द ईयर 2000 के एंड तक जो है क्या करेंगे, जो चला गया तो उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया था कि 50% जो है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन जो है लेस कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसके अलावा 100 जो है अदर जो ओजोन डिप्लीटिंग जो केमिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, डिप्लीटिंग सब्सटेंस को 2010 तक क्या है उनको भी हम बैन करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1989 में तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया कि 50% करेंगे। लेकिन लंदन कॉन्फ्रेंस हुई एक साल बाद 1990 में, उसमें ये डिसाइड किया गया कि 50% नहीं, 100% जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने क्या करना है, प्रोडक्शन बंद करना है। इसमें क्या हुआ, कुछ और भी जैसे क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी ऐड किया गया कि इनको भी लंदन अमेंडमेंट में ये भी ऐड किए गए कि इनको भी ख़त्म करना बाय द ईयर एंड ऑफ ईयर 2000 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है और स्ट्रेंथ तब मिली जब इसकी लगातार अमेंडमेंट्स होती रही। तो क्या है कि इसकी जो लंदन में 1990 में अमेंडमेंट हुई, कोपेनहेगन में कुछ जो इम्पोर्टेंट ये अमेंडमेंट्स हैं ये हैं, कोपेनहेगन में 1992 में हुई, वियना में 1995 में हुई, मॉन्ट्रियल में 1997 में और बीजिंग में 1999 में, किगाली में 2016 में जो रिसेंट हुई थी। 2014 में क्या हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन है इन्होंने भी क्या किया है, कुछ गैसेज हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राईक्लोरोइथेन, क्लोरोब्रोमोइथेन और हाइड्रोफ्लोरोब्रोमोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड, इन गैसेस को बैन किया है द यूरोपियन यूनियन ने, EU ने 2014 में। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ये नहीं कि ओजोन डिप्लीटिंग जो गैसेज हैं उन पर काम किया है, इनकी जो फर्दर अमेंडमेंट्स हुई हैं यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसेज हैं उनको भी रोकने के लिए भी ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे काम हो रहा है और ये इसीलिए सक्सेसफुल है वन ऑफ द। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, ये क्या कर रही है, प्रोग्रेसिवली जो फेस आउट कर रही है, ये फेसिस वाइज जो है
कि किस तरीके से कौन से गैस कब ख़त्म करनी है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और बाकी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं फेस आउट करेंगे विद द, इसका टाइम लिमिट सेट किया है इन्होंने, तो इसके हिसाब से ये चल रहा है। और दूसरे नंबर पर क्या है कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग टाइम रखा है कि फेस आउट करेंगे इन गैसेस को, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह ऐसी गैसेस को रखा है अलग अलग टाइम। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए फॉर एग्जांपल जैसे देखिए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए टाइम था 1996 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ख़त्म करना था प्रोडक्शन उसका, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए टाइम था 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए। तो इसमें एक टेबल है ये जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कब कब ख़त्म करने हैं, ये डेवलप्ड कंट्री के लिए क्या टारगेट, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या टारगेट हैं। इसमें एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए जो डेवलप्ड कंट्री थी उनके लिए फेस आउट करने के लिए 1995 का टाइम था, और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया जैसे कंट्री उनके लिए टाइम था 2010। इसी तरीके से हेलोन्स को ख़त्म करने के लिए जो फेस आउट डेवलप्ड कंट्री के लिए टाइम था 1993, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के लिए जो टाइम है वो है क्या है 2010 तक था। इसी तरीके से सारी जो हैं और इसमें देखें तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि इसमें क्लोरीन नहीं है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन को डिप्लीट तो नहीं करती लेकिन इसको भी ख़त्म करने के लिए तो इसके लिए भी टारगेट सेट किया है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग अलग। तो डेवलप्ड कंट्री के लिए 10% रिडक्शन करना है बाई 2019, 30% रिडक्शन हो जाना चाहिए 2024, 70% रिडक्शन होना चाहिए 2029, 80% रिडक्शन होना चाहिए बाई 2034 और 85% रिडक्शन होना चाहिए बाई 2036। इसी तरीके से डेवलपिंग कंट्री के लिए शुरू हो रहा है टाइम पीरियड 2024 से, जिसमें 10% 2029 तक होना चाहिए, फिर 2035 तक जो है 30% हो जाना चाहिए, 50% हो जाना चाहिए 2040 तक, और 80% जो है इनका रिडक्शन करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का बाय द ईयर 2045 में। तो ये टेबल है जो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो इसमें यूनाइटेड नेशन जो है स्टडी भी यूनाइटेड नेशन ने की है, इसमें कुछ स्टडी जो हुई है उसमें ये देखा गया है कि जो ओजोन लेयर है वो रिकवर कर रही है, और 1 to 3% जो है पर डिकेड जो है हर 10 सालों में ये स्टडी एक आई थी 2018 में, जिसमें देखा था कि हर 10 सालों में 1 to 3% जो ओजोन है वो रिकवर हो रही है। 2019 की अगर बात करें तो इसकी जो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल था उसका क्या था 16.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था ये, और ये रिकवर कर रहा है। और अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर पार्टीज़ कंट्रीज़ चलती रहेंगी उसी तरीके से ट्रैक पे काम चलता रहेगा अगर, तो जो ओजोन होल है जो कंसंट्रेशन कम हुई है वो उस लेवल पे 1980 में जितनी कंसंट्रेशन थी उस वो लेवल पहुंच जाएगा बाई द ईयर 2060 तक, 1980 तक का लेवल आ जाएगा। तो क्या है द अमाउंट ऑफ क्लोरीन दैट इज नॉट डिक्रीजिंग, क्लोरीन जो है वो एटमॉस्फेयर में जो कि ओजोन को डिप्लीट करता है खासकर उनका नंबर जो है वो कम हो रहा है, और 1980 तक जो है पहुंच जाएगा जैसे हमने पढ़ा 2060 तक। लेकिन क्या है कि फिर भी काफ़ी टाइम लगता है क्लोरीन को ख़त्म होने में, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक बना रहता है, और ओजोन में स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्या है ये जाकर वो बड़ा रिएक्टिव हो जाता है वहाँ पर और ओजोन से रिएक्ट करता है। लेकिन फिर दोबारा से क्लोरीन का एक क्षमता ये भी होती है कि ये एक क्लोरीन जो एटम है वो लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसमें क्या था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को अब क्या है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करने के लिए क्या डिस्कवर किया गया था, न्यू जनरेशन कूलेंट जिसको बोलते थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या है रोकने के लिए रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इंट्रोड्यूस किया गया था, HFC जो उसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं है HFC में। ये क्या हाइड्रोफ्लोरो और कार्बन, हाइड्रोजन फ्लोरीन और कार्बन है, ये क्या करता है इसमें क्लोरीन नहीं है तो ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है ये ग्लोबल वार्मिंग को टेम्परेचर बढ़ाने में मतलब क्या करता है हेल्प करता है, जिसकी वजह से और इसका क्या है कि ये 1400 से लेकर 5000 टाइम ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड से।
तो इसलिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ये क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन को डिप्लीट तो नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये इसका एक बुरा असर पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो किगाली एग्रीमेंट हुआ 2016 में, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है किगाली एग्रीमेंट, तो क्योंकि एक अमेंडमेंट है ये उसी का, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली हुई है इसलिए। तो 1989 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्फोर्स में आ गई थी, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई। किगाली अमेंडमेंट जो है वो 8th अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी आ सकता है ये कौन सी अमेंडमेंट थी। ये कब हुई थी, इसमें 28th मीटिंग ऑफ पार्टीज़ ने हिस्सा लिया था, और मतलब हुई थी 28th मीटिंग ऑफ पार्टी, और इसमें अब कितनी साइन कर चुके हैं किगाली एग्रीमेंट के बाद, 197 कंट्रीज़ जो हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा बन चुके हैं इस अमेंडमेंट के बाद। और किगाली एग्रीमेंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक रवांडा साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, उसकी ये कैपिटल है, और ये किगाली एग्रीमेंट हुआ था अक्टूबर 2016 में। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करना है कि हमें डिक्रीज़ करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसको कितना परसेंट डिक्रीज़ कर देना है, 80 से लेकर 85% तक बाय द ईयर 2045 तक। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर पाएंगे बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, जो चल रही है 2021 सेंचुरी, इसके एंड तक अगर हम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर पाएंगे अगर इसी तरीके से ये चलता रहा, तो जो हम एग्रीमेंट ये लेकर चल रहे हैं। किगाली अमेंडमेंट जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है, मतलब उसकी अमेंडमेंट है, जो कि ये शुरू कब हुआ है, इन्फोर्स कब हुआ है, 1 जनवरी 2019 में। 2016 में ये मीटिंग हुई थी कि ये हमने पढ़ा अक्टूबर 2016 में, लेकिन ये इन्फोर्स में कब हुई है, 1 जनवरी 2019 में, और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है। इसका एग्रीमेंट यही है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो ग्रीन हाउस गैस है उसको मैन्युफैक्चरिंग कंजप्शन क्या है उसका कम करना है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को मैंने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये रिप्लेसमेंट था, तो उसको अब क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, इसको भी हमने अब ख़त्म करना है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि हमने पढ़ा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, इसको ख़त्म करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज मेड इवन मोर पोटेंट इन द फाइट अगेंस्ट ग्रीन हाउस गैसेज विद किगाली अमेंडमेंट। तो जब से किगाली अमेंडमेंट हुई है, तो ये क्वेश्चन मतलब क्या है इसका कि किगाली अमेंडमेंट के बाद जो है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल स्पेशली ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, तो किगाली अमेंडमेंट के बाद जो है कि ग्रीन हाउस गैसेज पर भी काम हो रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, इसको भी कंट्रोल करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एग्रीमेंट जो हुई है, इसमें कुछ कंट्रीज़ को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। इसमें 3 जो फेसेस बनाए गए हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आती हैं, और उनका जो है टारगेट क्या है कि उनको 2019 से शुरू हो गया उनका टारगेट, और उनको रिड्यूस करना है 15% का लेवल जो 2012 में था, उसको बेस बनाकर चलना है और उतना लेवल पहुंचाना है बाई द ईयर 2036 तक। उनका टारगेट शुरू हो गया 2019 में। सेकंड जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, जैसे चाइना, ब्राज़ील वगैरह कंट्रीज़ हैं, या अफ्रीका की जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो आती हैं सेकंड ग्रुप में। इनका टारगेट शुरू होता है 2024 से, और इनको 20% जो डिक्रीज़ करना है लेवल, जो बेस ईयर रखा है 2021 का, और ईयर रखा है जो है वो 2045 तक, इनको यहाँ तक टारगेट पहुँचाना है। थर्ड ग्रुप जो है उसमें इंडिया आता है। क्वेश्चन आ सकता है इंडिया कौन से ग्रुप में आता है। थर्ड ग्रुप में आता है। इसमें कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया भी आते हैं। तो इनको क्या है जो है 2028 से शुरू करना है ये, और इसको 15% लेवल जो है कम करना है, जो कि ईयर है 2024 से 26 के बीच का जो है इसके लेवल का, और इनको टाइम दिया गया है 2047 तक। तो एज मिड ऑफ अगर अप्रैल 2021 तक का देखें
तो लगभग 119 कंट्रीज़ ने किगाली अमेंडमेंट को साइन कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी चिंता की बात यह है कि बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे चाइना और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वगैरह, और इंडिया भी इसमें है, जिन्होंने अभी तक साइन ये नहीं किया है। चाइना क्या करता है, 60% जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का पोर्शन जो है वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा अमेरिका का देखें 2018 में जो डेटा है उस हिसाब से 155 मिलियन मैट्रिक टन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऐड किया था। यूरोपियन यूनियन भी 2/3 जो है से कम है, लेकिन ये भी कंट्रीब्यूट करता है इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। तो क्योंकि पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिमूव किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ने, क्योंकि उसमें क्लोरीन नहीं था, लेकिन क्या था, ये ग्रीन हाउस गैस थी। अब इसको रिमूव कर रही है न्यू जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कूलेंट है जो, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स, HFOs। इससे रिप्लेस करना है, क्योंकि ये ना तो डैमेज करती है ओजोन को, इसमें ना को क्लोरीन ब्रोमीन भी नहीं है जो ओजोन को डिप्लीट करेंगे, और ना ही ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो इस कूलेंट से अब इसको रिप्लेस करना है, जो लेटेस्ट जो है चीज़ जो अमेंडमेंट करके, जो किगाली अमेंडमेंट जो डिसीजन लिया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।